कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। देखिए, कोई भी टॉपिक या फिर स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो हमें क्या करना होता है कि जो स्टेटमेंट है या फिर टॉपिक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना होता है और उसके बाद समझना होता है टुकड़ों की मदद से कि वो टॉपिक या फिर स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन वर्ड है परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर। एक है परचेस, दूसरा है पावर और तीसरा है पैरिटी। परचेज मतलब किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, है ना। परचेज का यही सेंस बनता है कि किसी चीज़ को खरीदना। पावर का मतलब होता है ताकत, किसी चीज़ का ताकत। और पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी को आप जनरली इक्वल इक्वल लेके चलिए, है ना। देखिए, अ, कभी भी हमें इक्वालिटी बैठाना होता है या फिर इक्वल करना होता है तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए और यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तभी हम इक्वालिटी बैठा सकते हैं, है ना। सिंगल चीज़ में या फिर सिंगल कम्युनिटी में हम इक्वालिटी नहीं ला सकते। जाहिर सी बात है, दो दो तरफ कुछ होगा तभी इक्वल हम कहेंगे। अब इक्वालिटी हम बैठा रहे हैं तो किस चीज़ के भी बीच में इक्वालिटी बैठा रहे हैं? हम इक्वालिटी बैठा रहे हैं करेंसी के। और करेंसी, टू बी मोर स्पेसिफिक, करेंसी के कौन से फीचर को? तो करेंसी के परचेसिंग पावर के फीचर को हम इक्वालिटी में बैठा रहे हैं। तो अब हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि करेंसी के परचेसिंग पावर क्या होती है ना। तो देखिए, करेंसी का परचेसिंग पावर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक सिंगल कॉइन या फिर एक सिंगल करेंसी कितने गुड्स एंड सर्विस को परचेस कर सकता है, वही होता है उसका करेंसी का परचेसिंग पावर। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको अच्छे से समझने के लिए वेनेजुला का एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। वेनेजुला के अंदर 2019 के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया था, है ना। और जो पीस ऑफ ब्रेड हमारे इंडिया के अंदर 20 से 30 रुपीज़ के अंदर मिलता है, वही सेम पीस ऑफ ब्रेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, है ना। वेनेजुला का अपना एक करेंसी है पर आपको रुपीज़ में करके बता रहा हूँ मैं। तो वेनेजुला के अंदर वही पीस ऑफ ब्रेड जो है वो 550 के अप्रॉक्स बिकता था। तो ये क्या बता रहा है? वेनेजुला के अंदर परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो वेनेजुला के अंदर हम जो अमाउंट ऑफ करेंसी है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एज़ पर कम्पेयर टू इंडिया। जो अमाउंट ऑफ करेंसी है पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने जैसे ब्रेड लिया था, वो जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ हमें गुड्स मिल रहा है। पर वेनेजुला के केस में हम 550 पे कर रहे हैं और एक छोटा सा सिंगल पीस ऑफ ब्रेड हमें मिल रहा है ना। तो इस बात से हमें ये पता चल गया है कि वेनेजुला के अंदर 2019 के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया था, तो उसका जो करेंसी का परचेसिंग पावर था वो बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो परचेसिंग पावर तो आप समझ चुके होंगे। और पैरिटी क्या बताता है? पैरिटी हमें ये बताता है कि हमने आगे देख ही लिया था पैरिटी क्या बताता है। पैरिटी हमें इक्वालिटी बैठाता है। तो इक्वालिटी हम करेंसी के परचेसिंग पावर को इक्वलेट करते हैं। अब दो कंट्री के करेंसी के परचेसिंग पावर को इक्वलेट करते हैं हम परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। पी फॉर परचेसिंग, है ना, पी फॉर पावर एंड पी फॉर पैरिटी। पी बन गया इधर। तो किसी चीज़ को परचेस करना, उसकी पावर और किसी के बीच में इक्वालिटी बैठाना, इसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल के भी थ्रू भी समझते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या कहते हैं और किस तरीके से $1 इक्वल्स टू परचेसिंग पावर पैरिटी के सबसे 20 रुपीज़ होते हैं। देखिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमारा $1 जो होता है वो 75 रुपीज़ होता है, पर इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी हम $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ लेके चलते हैं। तो ये $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ कैसे लेके चलते हैं वो जानना ज़रूरी है। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है इसके साथ साथ कि इंडिया जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से, है ना, जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हम अपना जीडीपी को रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कंसीडर करते हैं, तो हमारी इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है। मतलब जीडीपी के टर्म्स में हमारा जो जीडीपी है कंपैरिजन टू अदर कंट्री हमारा 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। बट जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट को रहते हैं, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़, जो हमने कंसीडर किया था ऊपर, अभी समझते हैं $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ किस तरीके से होता है। बस अभी ये एग्जाम्पल देने के बाद हम उसके ऊपर ही बढ़ेंगे। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से जब हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम जीडीपी के तो हम जो है जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं, ठीक है। तो ये भी हम समझेंगे कि कैसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ किस तरीके से होता है। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए, अगर एक कंट्री है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यूएसए ले लिया, कंट्री ए हमने यूएसए ले लिया, उसके अंदर एक पीस ऑफ बर्गर 5 यूएसडी में बिक रहा है, मतलब $5 में बिक रहा है। और कंट्री बी के अंदर सेम बर्गर है जो यूएसए के अंदर सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, है ना, सेम ब्रांड जो यूएसए के अंदर बिक रहा है, वो सेम कंट्री बी के अंदर, कंट्री बी हमने इंडिया समझ लिया है ना, कंट्री बी को हमने इंडिया समझा है, तो वही सेम पीस ऑफ बर्गर जो है वो 100 रुपीज़ में बिक रहा है।
तो इधर से हम इक्वलेट करना चाहें कि $1 का वैल्यू कितना है, तो $1 हम $1 का वैल्यू कितना है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ को $5 के साथ डिवाइड कर देंगे और इधर से हमें मिल जाएगा कि $1 का जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ है। ये 20 रुपीज़ क्या बता रहे हैं, ये 20 रुपीज़ ये बता रहे हैं कि जो पीस ऑफ अ बर्गर हम यूएसए के अंदर खरीद रहे थे, वही सेम पीस ऑफ अ बर्गर हम इंडिया के अंदर खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ में, वेयर एज हम यूएसए के अंदर हम 5 रुपीज़ में खरीद रहे थे। तो इधर से हमने $1 का क्या $1 का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के अंदर वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो हमें 20 रुपीज़ आया। तो यही है हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी, यही हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी। ये बताता है कि एक कंट्री के अंदर एक करेंसी की कितनी परचेसिंग पावर है कंपैरिजन टू अदर कंट्री, वेयर एज द गुड्स रिमेन सेम, है ना। गुड्स को हमें सेम रखना पड़ेगा, तभी हमें आइडिया मिलेगा। अगर आप इधर बर्गर लीजिए और दूसरे कंट्री में पिज़्ज़ा लीजिए, तब कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो हमें गुड्स को सेम रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जो गुड कंट्री ए में मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यूएसए लिया था, वही सेम गुड्स हम कंट्री बी, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने इंडिया लिया था, उसका कितना रेट है, और जब हम इक्वलेट करते हैं तब हमें परचेसिंग पावर पता चलती है डिफरेंट कंट्री के बीच में, है ना। तो माइट बी आपको पहला जो हमने एग्जांपल के थ्रू बताया है $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़, ये आपको पता चल गया होगा किस तरीके से होता है। नीचे भी वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर इफ सेम baskets of goods cost $5 in USA and it would be cost equivalent to the amount of 100 rupees in country B, which when converted by using the purchasing power parity here, rupees 100 in country B equal to the $5, so the purchasing power parity exchange rate will be $1 equals to 20 रुपीज़, है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी था हमारे के लिए, $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ किस तरीके से होते हैं। अब दूसरा पॉइंट में हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे पी के हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनते हैं, और वेयर एज नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बनते हैं, वो किस तरीके से होता है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जल्दी जल्दी इसको भी कवर करते हैं और समझते हैं ये कैसे होता है। ऊपर तो हमने समझ लिया था कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ कैसे होता है, और वो अगर आपने ऊपर समझ लिया होगा तभी इधर आपको दूसरा एग्जाम्पल समझ आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली समझ नहीं आता है, तो आप पेशेंस बना के बस समझते रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। थियरी जो चीज़ है ना, वो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, थियरी में नीचे कवर करेंगे हम, थियरी अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट में ये हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी मतलब हमारी जीडीपी जो है वो थर्ड रैंक पे आ जाती है, वेयर एज नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारी जो जीडीपी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाती है। हमारी कंट्री जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाती है, मतलब हमारा जीडीपी जो है फिफ्थ नंबर पे आ जाता है। तो ये होता कैसे है वो जानना ज़रूरी है, एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। देखिए इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको जीडीपी में घुसना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें निकालनी पड़ेगी मैथमेटिकली, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम अलग वैल्यू कंसीडर करते हैं और परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर हम अलग वैल्यू कंसीडर करते हैं डिवाइड करते वक्त, जब हम रुपीज़ से डॉलर में हम कन्वर्ट करते हैं तो, है ना। तो देखिए इसको जल्दी समझते हैं, और टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ और सिर्फ। थियरी जो है इस वीडियो में कवर हो जाएगी, पर कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। तो देखिए 2023 के अंदर हम ये कंसिडर कर रहे हैं हाइपोथेटिकल, जो भी हमने अभी तक एग्जाम्पल है वो सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट मत कीजिएगा, पर जो फिगर्स जो है ना वो नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसके आसपास ही फिगर हमने लिया है 285 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ 3.8 ट्रिलियन आसपास ही फिगर लिया है। तो आप एक्चुअली में जब गूगल करके जो वैल्यू निकालिएगा तो इसके आसपास ही वैल्यू निकलेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि चेंज होता रहता है, तो आप जब भी आपका कुछ भी एग्जाम्स होगा तो एक बार आप अपने एग्जाम में जाके देख लीजिएगा, मतलब गूगल में जाके देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट अभी क्या चल रहा है। तो देखिए जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो 285 ट्रिलियन है ना। हम 2023 के ईयर को कंसिडर कर रहे हैं, और जब हम 285 को जो रुपीज़ में 285 ट्रिलियन रुपीज़ में है, जब उसको हम यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, 285 को हम 75 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू कुछ निकल के आएगी वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर निकल के आएगी, है ना, 3.8 ट्रिलियन डॉलर। और इस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाते हैं, है ना। मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाते हैं, मतलब हमारी जीडीपी जो है फिफ्थ रैंक पे दिखती है। वेयर एज हम सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं 2023 के अंदर जो रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो 285 ट्रिलियन है हमारी कंट्री की जीडीपी, मतलब इंडिया की जीडीपी। और 285 को हम जब 20 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स जो हमारी वैल्यू निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो 14.25 ट्रिलियन डॉलर निकल के आती है ना। तो इस हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाते हैं। पीडीएफ में ना एक गलती है, आप प्लीज़ उसको सुधार लीजिएगा, है ना। यहाँ पे
नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से यहाँ पे आप कट कर दीजिएगा, एक गलती हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे आप कट कर दीजिएगा और इसकी जगह आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी लिख दीजिएगा, यहाँ पे FIH फिफ्थ, और यहाँ पे जो है थर्ड लार्जेस्ट लिख दीजिएगा, थर्ड। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जहाँ पे हमने $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ कंसीडर किया है, उस हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, और जहाँ पे हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़ कंसीडर किया है, वहाँ पे हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं। तो इस तरीके से परचेसिंग पावर पैरिटी वर्क करता है जब हम अपना GDP कैलकुलेट करते हैं थ्रू परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से हम फिफ्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं अलग अलग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। अब थियरी पे बढ़ते हैं, है ना, और थियरी को कंप्लीट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी एक बार देख के कंप्लीट कर देंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, है ना। तो देखिए थियरी क्या कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। द परचेसिंग पावर पैरिटी इज ए, यहाँ पे ए आएगा, इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ईच कंट्री, है ना। हमने ऊपर बर्गर कंसीडर किया था, एक बर्गर के प्राइस को दूसरे बर्गर के प्राइस से इक्वेट किया था, तभी तो हमें $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ आया था, है ना। तो थियरी में भी तो यही कह रहे हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है एज ए एक्सचेंज रेट हम कंसीडर करते हैं जो कि निकलता है दो कंट्री के प्राइस लेवल को, गुड्स के प्राइस लेवल को इक्वेट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए पर्टिकुलरली जब हम परचेसिंग पावर दो कंट्री के परचेसिंग पावर पैरिटी निकालते हैं, करेंसी के परचेसिंग पावर को निकालते हैं, तो हम एक सिंगल कमोडिटी नहीं लेते, है ना, हम बास्केट्स ऑफ गुड्स लेते हैं। बास्केट्स ऑफ गुड्स मतलब इसके अंदर अलग अलग हम गुड्स को इंक्लूड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गए, मतलब अलग अलग गुड्स, कुछ आपके क्या बोलते हैं ब्यूटी कमोडिटीज़ हो गए, या फिर अलग अलग, मतलब आप गुड्स को मतलब जो आपको याद आ रहा है वो आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और ये बास्केट्स ऑफ गुड्स को हम दूसरे कंट्री के बास्केट्स ऑफ गुड्स के साथ कंपेयर करते हैं कि इस कंट्री के अंदर इस बास्केट्स ऑफ गुड्स का प्राइस इतना है, तो इस कंट्री के अंदर इस बास्केट्स ऑफ गुड्स का प्राइस इतना है, तो इसी को हम इक्वेट करते हैं और हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट आ जाता है। इट प्रोवाइड मोर, दूसरा पैराग्राफ में ये बोल रहा है, इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन द कंट्री एंड इट शो हाउ मच वन कंट्री करेंसी इज नीडेड टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अदर कंट्री। जैसे हमने ऊपर अभी समझा था कि एक कंट्री के करेंसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हमें करेंसी देना पड़ता है, वेयर एज दूसरे कंट्री के अंदर वही सेम गुड्स एंड सर्विस को हमें परचेस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ करेंसी देना पड़ता है, उसी को हम इक्वेट कर देते हैं और हमें परचेसिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट निकल जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को भी कंपेयर करता है, कंपैरिजन देता है, फिर कंपेयर करता है। अब ये किस तरीके से होता है, देखिए जिस कंट्री के अंदर परचेसिंग पावर पैरिटी का वैल्यू जो कम है ना, उस कंट्री के अंदर जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो कम ही होगा। किस तरीके से, उस कंट्री का प्राइस जो होगा रिलेटिवली चीपर होगा एज़ पर कम्पेयर टू अदर कंट्री, और जो भी रहने खाने के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो रिलेटिवली दूसरे कंट्री से चीपर ही होगी। और अगर ये सब चीपर होगा तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी चीपर होगा। तो परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को भी कंपेयर करता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ समझा था, है ना। तो इससे हमें क्या समझ आया था कि हम उधर $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ हमने कंसीडर किया था। तो इससे हमें क्या समझ आया था कि जो हम $1 दे के USA के अंदर गुड्स एंड सर्विस खरीद पा रहे हैं, वही हम 20 रुपीज़ में दे के अपने कंट्री के अंदर खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करेंसी को देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा करेंसी का परचेसिंग पावर कम है। करेंसी का परचेसिंग पावर कम है मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कम है। तो ये कंपेयर भी करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इधर ही हम वीडियो को एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, इकोनॉमिक कंपैरिजन में हमें काम आता है ना। जैसे कि हम ऊपर देखा था कि कैसे कंपैरिजन करते हैं हम लिविंग स्टैंडर्ड को बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। दूसरा बोल रहा है एक एक्सचेंज रेट देता है हमें, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द एक्सचेंज रेट मूवमेंट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। अच्छा, परचेसिंग पावर पैरिटी ये भी हमें बताता है कि कैसे करेंसी जो है ओवर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखिए ये कैसे होता है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कैसे होता है ये समझिए। $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़ हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, वेयर एज हमारा परचेसिंग पावर का जो एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ है ना। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड होने के कारण हमारा करेंसी जो है वेट। अब कमेंट में बताइए मुझे कि ये जो हमारा करेंसी जो है ना, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है।
हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कंसिडर करके परचेसिंग पावर पैरिटी का जब निकालें हम कि हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी की वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये मुझे कमेंट में बताइए आप, है ना। तो ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को भी डिटरमाइन करता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ग्लोबल ट्रेड में भी इस्तेमाल होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। वो किस तरीके से, तो देखिए मैंने बताया कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड परचेसिंग पावर पैरिटी शो करता है। किसी कंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड कम है, मतलब उस कंट्री के अंदर कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम है। अब देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर क्या चाहेगा, कभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर तो यही चाहेगा ना कि वो कोई भी कंट्री उसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे जहाँ पे कॉस्ट कम आए। अब कॉस्ट कम आएगा तभी तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उन लोग परचेसिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम उन्हें इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना होता है ना। तो कंपनी बाय लुकिंग एंड एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली कैन यूज द परचेसिंग पावर पैरिटी टू डिटरमाइन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट बाय कंपेयरिंग द लोकल प्राइस लेवल एंड द लेबर कॉस्ट। दूसरा चौथा पॉइंट ये कह रहा है इकोनॉमिक मेजरमेंट देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर समझा था कि कैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं और कैसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ हम थर्ड लार्जेस्ट है। वैसे अपनी अपनी कंट्री जो है परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अपनी जीडीपी निकालती है और इसी से हम अपनी इकोनॉमी को कंपैरिजन भी करते हैं। फिफ्थ बोल रहा है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन को एनालाइज भी करता है परचेसिंग पावर पैरिटी। वो किस तरीके से, देखिए अगर हमने हमारे कंट्री के अंदर एग्जांपल है $1 को 20 रुपीज़ हमने कंसिडर किया और 1 वीक या फिर वन मंथ हम कंसिडर करें, वन मंथ के बाद हमारी जो परचेसिंग पावर पैरिटी की जो वैल्यू है $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज़ पहुँच गई है ना। एक मिनट इसको उठा के यहाँ पर डालना पड़ेगा। $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज़ हो गई। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो करेंसी की वैल्यू है इंक्रीज़ हो गई। और इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ का मतलब कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज़ हो रहा है। और ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है। डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन से, ज़्यादा डिमांड लेस सप्लाई, इन्फ्लेशन, है ना। तो ये इन्फ्लेशन को भी मेजरमेंट करने में काम आता है। किस तरीके से हमने पहले ये देखा कि 1 मंथ पहले तो $1 को 20 रुपीज़ था, आज $1 की वैल्यू 30 रुपीज़ हो गई, मतलब इन्फ्लेशन ही है इस कंट्री में। तो इन्फ्लेशन को भी मेजरमेंट करने में काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सिक्स पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी HDI में भी यूज़ होता है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा होता है दूसरा जो होता है वो एजुकेशन लेवल होता है, और तीसरा जो होता है, तीसरा लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ तीसरा जो होता है वो पर कैपिटा इनकम होता है। और जो ये 3 पैरामीटर पे हम HDI कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो ये जो थर्ड पैरामीटर होता है पर कैपिटा इनकम या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो हम किस वैल्यू में कंसीडर करते हैं। हम $1 को जो 75 रुपीज़ में नहीं कंसीडर करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी के वैल्यू की ही कंसीडर करते हैं। $1 को 20 रुपीज़ जो हमारा इंडिया का चलता है ना। तो हम HDI का जो थर्ड पैरामीटर है लिविंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर हम परचेसिंग पावर पैरिटी को ही इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कॉन्सेप्ट समझा, है ना। उसके बाद हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद परचेसिंग पावर पैरिटी का, उसके बाद हमने ये भी समझा कि $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ किस तरीके से होता है ना। हमने ये एक्सचेंज रेट जो है PPP का इंडिया के बेसिस पे बताया, अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है ना। तो आप वो चेक कर लीजिएगा, गूगल पे आप डायरेक्ट चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे PPP के हिसाब से हमारा जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वेयर एज नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम जब अपनी GDP कैलकुलेट करते हैं, है ना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं। मतलब हमारा जो GDP है वो फिफ्थ रैंक पे दिखता है एज पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम PPP के रेट को कंसिडर करके हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं और नॉमिनल एक्सचेंज रेट को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके किए। PPP के थियरी को समझे, PPP क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को समझे, है ना। उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें और बस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।